हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के एनटीपीसी क्वेश्चन गाइड वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 8 के साथ सेट नंबर 8 में आर्ट्स सब्जेक्ट और करंट इवेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेट नंबर 8 का वो पहला क्वेश्चन जो आर्ट्स या करंट से रिलेटेड है वो 64th नंबर पर है, 64वां नंबर पर वो क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपके सामने है, वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी कौन है। वाणिज्यिक फसल कॉमर्शियल क्रॉप्स के मूल्य समर्थन संचालन के क्रियान्वयन के लिए सेंट्रल एजेंसी कौन है, वो चुनना है। ऑप्शन है नाबार्ड, ट्राइफेड, फिक्की और नेफेड। इसमें आंसर होगा नेफेड। इसमें आंसर आपका नेफेड होगा। नेफेड नेफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन। देखिए इस एब्रेविएशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें कोऑपरेटिव ऑपरेटिव के लिए कोई अल्फाबेट नहीं दिख रहा है, NAFED है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन। तो वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन के क्रियान्वयन के लिए जो सेंट्रल एजेंसी है वो नेफेड है। नेफेड की स्थापना बहुत पहले ही 2 अक्टूबर 1958 में, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। 2 अक्टूबर 1958 को नेफेड की स्थापना। उसी तरह की ये सब भी इंपॉर्टेंट एजेंसियां हैं और उनके फुल फॉर्म को भी आप याद करोगे। मैं बस यहां पर आपको इंस्ट्रक्शन देकर के छोड़ रहा हूं, आप खोज के रखोगे नाबार्ड का फुल फॉर्म, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। कभी बैंक फॉर तो बैंक ऑफ, इस तरह से इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो उसको ढंग से, क्योंकि नाबार्ड के एब्रेविएशन से भी क्वेश्चन आया है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है, फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है। ट्राइफेड का होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो उसी तरह से फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये सब का फुल फॉर्म जो है वो ढंग से याद रखोगे क्योंकि इस फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है। यहां क्वेश्चन हमारा है वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी कौन है, नेफेड है। नेफेड का फुल फॉर्म हमने बता दिया है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन, और उसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पार्ट का मैं करा रहा हूं वो क्वेश्चन फिर आपको 72 नंबर पर दिखेगा। 72 नंबर पर फिर हम लोग का क्वेश्चन दिखेगा। एथलेटिक्स के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो वह न्यू दिल्ली में। एथलेटिक्स के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम किस शहर में है, नई दिल्ली में। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 फिर को हम लोग देखेंगे। और भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट हो, कोई विवाद हो, तो उस पर निर्णय लेने के का अधिकार किसे है या किसे अधिकृत किया गया है। उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त या उच्च न्यायालय। यह क्वेश्चन बहुत ढंग का क्वेश्चन है। देखिए भारत में उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति, या यूं बोले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। ये किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। तो ये आर्टिकल 71 आपका ये कहता है, आर्टिकल 71 में ये प्रोविजन है। 71 सेज दैट कि एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वो किसके द्वारा डिसाइड होगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड होगा। कोई भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से के चुनाव से संबंधित कोई भी जो डिस्प्यूट होगा उसको कौन डिसाइड करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। और ये किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है, 71 में। और ये संशोधन भी किया गया, संशोधन करके ये प्रोविजन हो पाया है, 71 में है लेकिन संशोधन करके।
और किस संविधान संशोधन से? तो ये 44वां संविधान संशोधन से यह बात स्थापित है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। और फिर क्वेश्चन नंबर 84 हम लोग का 84। खिलाड़ी शाहजार रिजवी किस खेल से जुड़े हुए हैं? शाहजार रिजवी, खिलाड़ी शाहजार रिजवी किस खेल से जुड़े हुए हैं? किस खेल के खिलाड़ी हैं शाहजार रिजवी? वो शूटिंग के हैं, शूटिंग के हैं। और वर्ष 2018 में दक्षिण कोरिया में शूटिंग का जो कंपटीशन हुआ था उसमें उनको सिल्वर मेडल मिला था 2018 में। ये ज्यादा चर्चा में है। 2018 में साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया में शूटिंग कंपटीशन में इनको मेडल मिला था। साउथ कोरिया में जो शूटिंग कंपटीशन 2018 में हुआ था, ये शूटिंग से है, शूटिंग से है, यहां दिया हुआ है शूटिंग से है। और 2018 में साउथ कोरिया में जो शूटिंग कंपटीशन हुआ था उसमें इनको सिल्वर मेडल मिला था, रजत मिला था, रजत पदक मिला था, रजत पदक मिला था, सिल्वर मेडल इनको मिला था 2018 साउथ कोरिया में जो शूटिंग कंपटीशन हुआ था। और ये पिस्टल शूटिंग से, पिस्टल शूटिंग से है। नेक्स्ट, पिस्टल शूटिंग, एयर पिस्टल शूटिंग से ये रिलेटेड है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 84 है ना, 85 नंबर क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी है? हर्षचरित एक रचना है और वो रचना किससे संबंधित है? तो हर्षवर्धन की जीवनी है, हर्षवर्धन के जीवन पर लिखी हुई रचना है हर्षचरित। और उसके राइटर कौन है ये हम लोग को चुनना है। तो राइटर है बाणभट्ट, हर्षचरित के राइटर है बाणभट्ट। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महानतम शासक हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का शासनकाल 606 एडी से 647 एडी हर्षवर्धन का शासनकाल 606 एडी से 647 एडी। वंश कौन? पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश भी बोलते हैं, पुष्यभूति वंश। और हर्षवर्धन का भाई राजवर्धन और हर्षवर्धन के पिता हर्षवर्धन का भाई राजवर्धन और उनके पिता हो गए हर्षवर्धन के फादर का नाम, इनके राजवर्धन, इनके भाई हो गए प्रभाकर वर्धन। मैं मिस कर रहा था, याद नहीं आ रहा था। प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का संस्थापक या पहला शासक भी कहा जाएगा तो प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के दो बेटा राजवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की एक बेटी भी जिसका नाम था राजश्री, ठीक है, जिसका मौखरी वंश में विवाह हुआ था। खैर, राजवर्धन का शासनकाल 606 एडी से 607 एडी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 एडी, 606 एडी से 647 एडी हर्षवर्धन का शासनकाल। जब एक चीज और बता दे, हर्षवर्धन का समकालीन पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड, जिसने हर्षवर्धन को पराजित भी किया था, पुलकेशिन सेकंड। और उसका भी शासनकाल लगभग यही था, 606 से 642 एडी उसका शासनकाल था। चलिए ये भी पूछता है। तो हर्षवर्धन पर जीवनी लिखने वाला जो राइटर है वो बाणभट्ट। और बाणभट्ट की रचना हर्षचरित। और बाणभट्ट की एक और रचना है वो है कादंबरी। बाणभट्ट की एक और रचना है वो है कादंबरी। बाणभट्ट की एक अन्य रचना कादंबरी। और हर्षवर्धन भी एक अच्छे राइटर थे, हर्षवर्धन की भी रचनाएं हैं। और हर्षवर्धन की रचना में नागानंद या नागानंद भी बोलते हैं इसे, नागानंद, हर्षवर्धन की रचना नागानंद, रत्नावली प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन की रचना नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। हर्षवर्धन की रचना नागानंद, हर्षवर्धन की रचना नागानंद, रत्नावली। और एक क्या बोलेंगे,
प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन किस वंश के महानतम शासक? पुष्यभूति वंश के। और पुष्यभूति वंश का पहला शासक या फाउंडर प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन के बाद राजवर्धन, राजवर्धन के बाद हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647। हर्षवर्धन के समकालीन एक शासक दक्षिण भारत का जिसके साथ हर्षवर्धन का युद्ध हुआ वो आपको पुलकेशिन सेकंड, और पुलकेशिन सेकंड हर्षवर्धन को पराजित भी किया था। हर्षवर्धन की रचना भी मैं 3 लिखा, और हर्षचरित वाणभट्ट की रचना है, और हर्षचरित की एक अन्य रचना है कादंबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फिर हम लोग का 88 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार मनाता है? वो चाइना, आइस फेस्टिवल। आइस फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है? चाइना के द्वारा। और चाइना के द्वारा आइस फेस्टिवल मनाने का सामान्य रूप से वो जो अवधि है जनवरी से मार्च आइस फेस्टिवल। और संसार का विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार चाइना के द्वारा मनाया जाता है, और ये जनवरी से मार्च में ये त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फिर क्वेश्चन नंबर 89, चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है, यानी मुगल के काल के आरंभिक मुगल काल में चश्मे शाही एक बाग है, वो कहां है? कश्मीर में। और मुगलों से संबंधित कश्मीर में और भी बाग है, शालीमार, और एक बाग है निशात। शालीमार और निशात, ये भी मुगल बाग है कश्मीर में। शालीमार निशात भी कश्मीर में मुगल बाग है, मुगलों के द्वारा बनाया हुआ, और चश्मे शाही भी कश्मीर में बाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। और फिर क्वेश्चन नंबर 90, ट्रांसडेंस नामक जीवनी निम्नांकित में से किस व्यक्तित्व पर लिखी गई है? वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड है। ये ट्रांसडेंस नामक जीवनी, ये उनके जीवनी का एक पार्ट है, उनका जो जीवनी लिखा गया उसका एक पार्ट है ट्रांसडेंस। और ये किससे रिलेटेड है? एपीजे अब्दुल कलाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दों का टीला है, ये किस भाषा के अनुसार? किस भाषा? तो सिंधी भाषा। मोहनजोदड़ो है कहां? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ मुर्दों का टीला, ये किस भाषा के अनुसार? यानी मोहनजोदड़ो ये जो वर्ड है किस भाषा का है? जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला, ये सिंधी भाषा का वर्ड है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 धाम, पवित्र 4 स्थान, ये कहां पर हैं? बहुत आसान क्वेश्चन, उत्तराखंड का है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 धाम उत्तराखंड के हैं। यमुनोत्री से यमुना का उद्गम, गंगोत्री से गंगा का उद्गम, केदारनाथ में भगवान शिव का मतलब प्रसिद्ध वो तीर्थस्थल भगवान शिव की आराधना के लिए, बद्रीनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समुद्री कानून हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, समुद्री कानून हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सदस्य में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? नीरू चड्डा। भारत की नीरू चड्डा को समुद्री कानून हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ITLO का सदस्य बनाया गया है। तो फर्स्ट इंडियन वोमेन जो ITLOS की मेंबर बनी है
फर्स्ट इंडियन वोमेन जो ITLOS की मेंबर हुई हैं वो है नीरू चड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? अच्छा क्वेश्चन है। आइए, ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीमा कौन सा भारत का राज्य है जो अन्य राज्यों से जो सीमा लगाने में उस सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा लगता है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आपको मालूम है? वो कौन सा प्रदेश हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली। वो प्रदेश हो गया दिल्ली। दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश का सीमा लगेगा। चलिए ठीक है। अब 8 वो राज्य, ये याद रखिएगा, 8 वो कौन कौन राज्य के साथ दिल्ली का सीमा उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है? उत्तर प्रदेश का सीमा 8 राज्यों के साथ लगता है। वो 8 राज्य कौन, उनका याद रखिएगा। उत्तराखंड तो है ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही निकला है और जान रहे हो। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, उसके बाद हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। तो ये कुल 8 राज्यों से इसकी सीमा लगेगी। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों के साथ, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, 8 हो गया। 8 राज्यों के साथ और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? उत्तर प्रदेश की। सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा किस राज्य की लगती है? उत्तर प्रदेश की। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। 8 राज्य का नाम हमने एक बार रखा है, फिर से मैं बोल रहा हूं क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। उत्तर प्रदेश की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड से, हिमाचल से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, झारखंड से। ये 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगेगी। एक क्वेश्चन और हमको यहां दिख रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक किसके साथ लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक किसके साथ लगती है और उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम किसके साथ लगती है? यह भी क्वेश्चन हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक लगते हैं मध्य प्रदेश के साथ और उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम लगती है हिमाचल के साथ। याद कीजिएगा, बहुत लड़का सबसे अधिक सीमा उत्तराखंड मार देगा क्योंकि उत्तर प्रदेश से बाइफरकेट होकर के बना है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश से और सबसे कम सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो वो महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पर उस मकड़ी की एक प्रजाति का नाम रखा गया है। मकड़ी की एक प्रजाति का नाम महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है और मोरंगो सचिन तेंदुलकर, उस प्रजाति का नाम रखा गया है मोरंगो। किस प्रजाति का? किस चीज के प्रजाति का? मकड़ी का। मोरंगो सचिन तेंदुलकर। मोरंगो सचिन तेंदुलकर, ये एक मकड़ी का प्रजाति केरल तमिलनाडु में एक मकड़ी मिलती है जिसका नाम रखा गया है मोरंगो सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्री को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? एकदम करंट का क्वेश्चन। प्रकाश जावड़ेकर को अतिरिक्त प्रभार भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक इंटरप्राइज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। किसको? प्रकाश जावड़ेकर को। ऐसे मुख्य रूप से ये पर्यावरण वन मामले के मंत्री हैं। सूचना प्रसारण पर्यावरण वन मामले के मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। सूचना प्रसारण पर्यावरण वन और अतिरिक्त प्रभार के रूप में वो उनको मिला है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन T20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाला प्रथम भारतीय गेंदबाज बने हैं? दीपक चाहर हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय में हैट्रिक लेने
वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज बने हैं। और ये सब रिकॉर्ड भी आप याद रखेंगे कि भाई टेस्ट में कौन, वनडे में कौन, हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड वो भी आप याद रखिएगा। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? दीपक चाहर। दीपक चाहर। और ऐसे T20 में अंतर्राष्ट्रीय में प्रथम भारतीय हो गए दीपक चाहर, प्रथम भारतीय दीपक चाहर। लेकिन प्रथम व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय T20 में हैट्रिक लिया वो ब्रेटली है। ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया का, ब्रेटली जो ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाज है, ब्रेटली जो है, ब्रेटली प्रथम और सिर्फ आएगा, सिर्फ भारतीय यहां कट जाए, भारतीय अगर काट दे कि हाल ही काट दो, कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाला प्रथम गेंदबाज है, तब हो जाएगा ब्रेटली कहां का? ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 11 नवंबर को किस व्यक्ति की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया? तो अब जान लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। और इनकी प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। ये कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर और सबसे कम उम्र में कांग्रेस का अध्यक्ष होने का श्रेय भी इनको रहा। और सबसे लंबे समय तक लगातार, क्योंकि बीच में सेशन ही नहीं हुआ था, 40 से 46 तक लंबे समय तक लगातार कांग्रेस अध्यक्ष रहने का श्रेय भी इनको जाता है। बहुत बड़े नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर। और साथ ही साथ मोहम्मद कलाम साहब जो थे, आजाद साहब जो थे, अबुल कलाम आजाद, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है इंडिया विंस फ्रीडम। ये बहुत पूछता है बाबू, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी रचना है? इंडिया विंस फ्रीडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? आप याद रखोगे, अबुल कलाम आजाद का। दूसरी बात, सबसे कम उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष होने का श्रेय किसको जाता है? अबुल कलाम आजाद को। लगातार लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहने वाले के साथ किसका नाम? अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति TN शेषन का निधन हुआ, वो कौन थे? तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और इन्होंने ही एक चीज याद रखोगे कि चुनाव पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र जो है ना, ये चलाने का श्रेय या शुरू करने का काम ये शेषन साहब के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर? फिर क्रिकेट से आया आपका क्वेश्चन। पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर जिन्होंने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने का श्रेय जिनको मिलता है वो है रोहित शर्मा, जो अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई दौर में अंतिम दो टेस्ट मैच की कप्तानी करेंगे, रोहित शर्मा। और इसके बाद 100 क्वेश्चन का ही सेट है। हाल ही में कौन 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर हुए? रोहित शर्मा। और इस सेट में आर्ट्स सब्जेक्ट या करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस था उसको हम लोगों ने देखा। फिर अगले सेट के साथ हम लोग मिलेंगे, फिर अगले सेट में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।